जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं रूस को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सबको पता है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बाद से रशियन मीडिया हाउसेस, चाहे वो स्पुतनिक हो चाहे वो रशिया टुडे हो, उनके तरफ से मल्टीपल रिपोर्ट सामने रखी गई कि रूस ने किस प्रकार से एक डिटेल्ड ऑफर भारत को SU-57 का रखा है और भारत इस समय उनके इन ऑफर्स को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता के साथ इवेलुएट भी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि इंडियन पायलट यहाँ पर इस समय फुल एक्सेस मांग रहे हैं इन फाइटर जेट का, ताकि वो इसको अच्छे से इवेलुएट कर सके। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये है कि आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना इससे टिप्पणी करने पे क्यों बच रही है, और भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से देखा जाए और करंट स्टेटस की बात करें इस ऑफर का, तो वो क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब बात आती है बेस्ट ऑप्शन की MRFA के अंतर्गत, तो वहां पर SU-57 फैलन अभी भी हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में शायद सबसे ऊपर है। उसका पहला रीजन तो ये है कि ये एक जनरेशन ऊपर का एयरक्राफ्ट है जो कि राफेल की तुलना में ज्यादा एडवांटेज हमें ऑफर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना इसके तरफ चली ही जाएगी। दरअसल भारत को SU-57 का जो वेरिएंट है ये ऑफर किया गया है, और इस समय भारतीय वायुसेना राफेल हो गया जो कि F4 और F5 स्टैंडर्ड है, इसके अलावा SU-57 है, इनको बराबर से इवेलुएट कर रही है और इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स है उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरफ से भारतीय वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी हाँ या ना जैसा एक्सप्रेशन हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस समय ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो दोनों, चाहे वो राफेल हो गया चाहे वो SU-57 हो गया, इन पे दिए गए ऑफर के नेचर और उनकी जो स्केल है उससे सहमत नहीं है। दरअसल हमने आपसे पहले भी कहा था कि भारत जब भी एयरक्राफ्ट खरीदेगा, भारत एयरक्राफ्ट को आंतरिक समाधान की जो दृष्टिकोण है उसमें रखकर खरीदेगा। हम कभी भी इकट्ठा शायद 140, 120 या इनफैक्ट 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ शायद अब सीधे ना जा पाए, क्योंकि भारत की ज़रूरत क्या है पहले हमें ये समझना होगा। हमारे पास इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सर्विस में देखने के लिए 10 वर्ष का लंबा इंतजार है, और इस गैप को फिल करने के लिए हमें दूसरे एडवांस फाइटर्स चाहिए होंगे। क्योंकि इस समय अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो राफेल F3R स्टैंडर्ड ही हमारे पास सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अभी हम तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए तकरीबन 40 से 60 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है उनको खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब SU-57 को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें भी एक जो नंबर है स्पेसिफिक, उसको लेकर बातचीत की जा रही है। रूस ये मानता है कि भारत से कम उन्हें 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलेगा, और नासिक प्रोडक्शन लाइन जो कि SU-30 MKI जहां पर बनाए जाते रहे हैं वहां पर इनकी असेंबली करी जाएगी। और ठीक यही सपना डसाल्ट एविएशन भी इस समय देख रही है, जो कि टाटा के साथ मिल करके नासिक प्रोडक्शन लाइन में जो राफेल फाइटर्स का निर्माण है वो करना चाहती है। लेकिन भारत स्पष्ट है अपने स्टैंड को लेकर के कि हमें आंतरिक समाधान के तौर पर एयरक्राफ्ट चाहिए, ना कि हम पूरी की पूरी जो मल्टीपल स्क्वाड्रन है वो इससे खड़ी करेंगे। और इसीलिए जो अभी इवेलुएशन प्रोसेस है वो चल रहा है। भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट देखें तो शुरुआत से भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट जो था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर के था, इसको लेकर। और अभी लोकल प्रोडक्शन की जहां तक बात रही तो उससे एयरक्राफ्ट थोड़े महंगे भी हो जाएंगे, और भारतीय वायुसेना के लिए ये एक एक्स्ट्रा बर्डन लेकर आएंगे। और इसीलिए अभी कोई भी जो अभी कंफर्मेशन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं दी जा रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स हर पॉसिबल एक्सपेक्ट को इस समय देखने पर विचार कर रही है। एक तरफ जहां SU-57 हमें स्टेल्थ ऑफर कर रहा है, किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफर कर रहा है, इसके अलावा फुल इंडिपेंडेंस ऑफर कर रहा है, तो वहीं लगभग सेम ऑफर हमें राफेल की तरफ से देखने को मिल रहा है। राफेल से भी हमें जो असेंबली का प्रपोजल है वो मिला है, और इंडिजिनस मिशन सिस्टम या इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं कि अगर भारत सिर्फ आंतरिक समाधान के लिए जा रहा है और हमारे पास जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें SU-57 की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ भी है। और जब तक एम का बन के तैयार नहीं हो जाता, भारतीय वायुसेना को एक क्लियर कॉम्बैट एज इस फाइटर एयरक्राफ्ट से मिलेगी। लेकिन हमें इंतजार रहेगा भारतीय वायुसेना के आधिकारिक बयान का, क्योंकि इस समय रूस और कह सकते हैं फ्रांस दोनों की मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा लगातार इसकी रिपोर्ट को हाईलाइट भी किया जा रहा है। अब देखना ये है
कि भारत सरकार भारतीय वायुसेना किस एयरक्राफ्ट पे मुहर लगाती है और कौन सा एयरक्राफ्ट हमें भारतीय वायुसेना के रंगों में देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, हमें राफेल की तरफ जाना चाहिए या SU-57 की तरफ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के। जब भी हम हेलिना का नाम लेते हैं, आप सबको इस मिसाइल की घातक कैपेबिलिटी और इसकी उपयोगिता का पूर्व अनुमान लग जाता है। लेकिन इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मूड है हेलिना को लेकर के, ये बदलता आ रहा है और इस समय ड्रामेटिकली इसके प्रोडक्शन को रैंप अप करने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली जिन लोगों को हेलिना के बारे में नहीं पता, तो हेलिना नाग मिसाइल का ही एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट है जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब मीडिया संस्थानों की बात माने तो इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम क्लस्टर है, वो काफ़ी साइलेंटली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू कर चुका है, जहां पर वो एडिशनल प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इनवाइट कर रहा है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से हेलिना वेपन सिस्टम का जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है वो करी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और ये डेवलपमेंट अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली, तो ये तब आया है जब लगभग मुश्किल से ही अभी 9 महीना पहले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के तरफ से जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो बेसिकली साइन किया गया था डीआरडीओ के साथ में मार्च 2025 में, जहां पर हेलिना के सीरियल प्रोडक्शन की बात करी गई थी और इसका जो इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिक वेरिएंट है ध्रुवास्त्र, उसको भी विकसित करने की बात की गई थी। हालांकि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बातचीत की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा हितकर होगी और इस पे जो भी प्राइवेट पार्टनर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको इस चीज़ के लिए अथोराइज किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन लाइन को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, जहां पर 500 से लेकर 800 मिसाइल प्रति वर्ष की दर से वो बनाने में सक्षम हो। हालांकि भारतीय थल सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने भी तकरीबन 5000 हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल जो हैं इनकी नीड प्रदर्शित करी है और इसके अलावा 400 से ज़्यादा जो ड्यूअल ट्यूब लॉन्चर्स हैं वो भी तकरीबन अगले 7 से 8 वर्षों में हमें जो रुद्र हेलीकॉप्टर है उनके लिए देखने को मिलेंगे, प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है हेलिना की जो भूमिका है इनके दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको यहाँ पर एक अपडेट और दे दी जाए कि इस समय हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है वो ऑलरेडी मिसाइल इंटीग्रेशन से गुजर रहा है और शायद उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें LCS प्रचंड के जो ट्रायल हैं वो देखने को मिल जाए। और निसंदेह जब LCS प्रचंड और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर में हमें स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, तब जाकर के हम कहीं कह पाएंगे कि हाँ, अब इनका जो कॉम्बैट पैकेज है वो पूरी तरीके से रेडी है। और इसकी डेट की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी टेस्टिंग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।